तो अब हम आते हैं अगले बिंदु पर, और वह है क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती भूमिका। पिछले अध्याय में हमने क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में पढ़ा था, उनके उदय के बारे में पढ़ा और उनकी आकांक्षाओं और प्रभाव का भी अध्ययन किया। इस अध्याय में हम उसे लोकसभा चुनाव या राष्ट्रीय चुनाव के मद्देनज़र थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। तो विषय है क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती भूमिका तथा गठबंधन की राजनीति। इस गठबंधन की राजनीति का जिक्र हम बार बार कर चुके हैं, और एनडीए और यूपीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये इन गठबंधनों का भी जिक्र किया। इसके साथ ही हमने संयुक्त मोर्चा, रामो वामो अर्थात राष्ट्रीय मोर्चा और वाम मोर्चा, इन गठबंधनों के बारे में भी समझा। कुछ गठबंधन तो ऐसे थे जिसमें 24-24 दल थे और मुख्य पार्टी एक, लेकिन बाकी दल एक दो सीट लेकर उस मुख्य पार्टी को बहुमत की सरकार बनाने के काबिल करते हैं। 1985 के बाद हम देखते हैं क्षेत्रीय दलों का उफान, उनका आना। सन 85 के बाद 84 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या होती है, राजीव गांधी सरकार बनाते हैं और वहाँ से शुरू होता है गठबंधन का खेल। और लगभग 90 आते आते ये गठबंधन अपने उस रूप में सामने आ जाता है जिसमें वह सत्ता के काबिज होने लगता है। तो 85 याद रखिए, 1985 के बाद हम मानते हैं गठबंधन की राजनीति सामने आती है, क्षेत्रीय दल प्रमुखता से सामने आते हैं। और इन क्षेत्रीय दलों में बहुजन समाज पार्टी, जिसकी स्थापना बामसेफ के संस्थापक कांशीराम ने की थी उत्तर प्रदेश में, ऐसे ही मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, असम में असम गण संग्राम परिषद, पंजाब में अकाली दल लोंगोवाल एक नेता थे, उनके नाम से ये पार्टी आई थी, तो अकाली दल लोंगोवाल, और दूसरी थी अकाली दल मान पंजाब में। उसके बाद सिक्किम में नर बहादुर भंडारी सिक्किम संग्राम परिषद, और मिजोरम में लालडेंगा, उनके नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट MNF। तो आप पूरे नक्शे में देखिए कि उत्तर भारत में ऐसे बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां जिनकी पकड़ अपने उस क्षेत्र में काफ़ी मजबूत थी, ये सामने आती हैं, शक्तिशाली हैं, जनता तक इनकी पहुंच है। 1994 का जब चुनाव आता है तो महाराष्ट्र में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन बनाती है और सरकार बनाती है, सत्ता पर काबिज होती है। कौन? शिवसेना। 1994 में ही आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव, उनकी पार्टी जो क्षेत्रीय थी जिसका नाम था तेलुगु देशम, एनटी रामाराव की क्षेत्रीय पार्टी। एनटी रामाराव एक प्रसिद्ध फिल्म कलाकार थे तेलुगु भाषा के, उन्होंने इस दल की स्थापना की थी तेलुगु देशम, और उसे भारी बहुमत मिलता है, 2/3 मत मिलते हैं उसे स्थानीय चुनाव में, स्थानीय से मेरा मतलब विधानसभा के चुनाव में, और 2/3 बहुमत के साथ तेलुगु देशम सत्ता में आती है आंध्र प्रदेश में। रामाराव बाद में भी फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं, पर ज़्यादा समय पर सत्ता में नहीं रहते, और उनके जो दामाद हैं, जो आज जिन्हें हम चंद्रबाबू नायडू, वे राज्य के नए मुख्यमंत्री हैं। और जो तेलुगु देशम है उसमें 2 फाड़ हो जाता है। तेलुगु देशम नायडू ग्रुप, तेलुगु देशम वैसी क्षेत्रीय पार्टी थी एनटी रामाराव के द्वारा स्थापित, उनकी मृत्यु के बाद वह पार्टी टूटती है और उसके 2 टुकड़े होते हैं, और एक टुकड़े का नेतृत्व उनके दामाद करते हैं चंद्रबाबू नायडू, और वे सरकार बनाते हैं। रामाराव इससे बड़े खिन्न हो जाते हैं और उनका देहावसान हो जाता है। रामाराव की विधवा फिर पार्टी
पार्टी का नेतृत्व करती है, जो रामाराव की मूल पार्टी थी। लेकिन 96 के चुनाव में नायडू ग्रुप को सफलता मिलती है और रामाराव गुट जो है वह वैसे ही दृश्य से गायब हो जाता है, राजनीति पटल से गायब हो जाता है, जैसे कांग्रेस संगठन का हुआ था। पूरी तरह से रामाराव की पत्नी का वह तेलुगु देशम दल, जिसके संस्थापक एनटी रामाराव थे, उसका सफाया हो गया। ये हुई कुछ क्षेत्रीय पार्टियों की बात। केंद्र में एचडी देवगौड़ा को चंद्रबाबू नायडू का समर्थन मिलता है। अब देखिए, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, वह भी एक क्षेत्रीय पार्टी के एक धड़ के नेता, एक क्षेत्रीय पार्टी के टूटे हुए धड़ के नेता, वे अब समर्थन देते हैं केंद्रीय सरकार को और इस प्रकार केंद्रीय सरकार को बहुमत दिलाने में सहायक होते हैं। यहाँ देखिए, इस बात को साबित करने का प्रयास है कि कैसे क्षेत्रीय पार्टियां अब किंग मेकर की स्थिति में आ गई हैं। तमिलनाडु कांग्रेस इसने तत्कालीन प्रधानमंत्री और तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष नरसिम्हा राव द्वारा अन्ना द्रमुक के साथ गठबंधन करने से क्षुब्ध होकर विद्रोह कर दिया। किसने? तमिलनाडु कांग्रेस ने। यानी कांग्रेस का ही एक जो कांग्रेस का दल जो था तमिलनाडु में, वह अपने नेता के विरोध में अब अलग हो जाता है। इसमें के मूपनार और पी चिदम्बरम थे, जो एक नई कांग्रेस बनाते हैं, तमिल मनीला कांग्रेस। इस दल ने एम करुणानिधि वाली द्रमुक के साथ चुनाव गठबंधन किया और सफलता पाई। द्रमुक के साथ मिलकर चुनावी गठबंधन एक क्षेत्रीय पार्टी का दूसरी क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन, डीएमके का तमिल मनीला कांग्रेस के साथ गठबंधन। तमिल मनीला कांग्रेस वही जो कांग्रेस से टूटकर बाहर आई थी, और यही तमिल मनीला कांग्रेस केंद्र में संयुक्त मोर्चे की सरकार को समर्थन देती है, उसे बहुमत में लाने की स्थिति में आती है। तमिल मनीला कांग्रेस, दूसरे अर्थ में, दूसरे शब्दों में हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे क्षेत्रीय पार्टियां अपने क्षेत्र में तो प्रभावशील थी ही, अपने अपने राज्यों में प्रभावशील थी ही, लेकिन इसके साथ ही साथ केंद्र में भी इनकी तूती बोलती थी। केंद्र की सरकार की स्थिरता में इनका बहुत अहम रोल हुआ करता था उस समय, इस काल में, जिस काल की हम चर्चा कर रहे हैं, जब गठबंधन की सरकारों का दौर चला। तेलुगु देशम, तमिल मनीला कांग्रेस, उसके बाद द्रमुक, जिनका सहयोग केंद्र की सरकारें लेती हैं, जिनका समर्थन अपने को बहुमत में लाने के लिए। उसके बाद हम मुड़ते हैं अकाली दल की ओर, यानी पंजाब की राजनीति में। पंजाब में अकाली दल के दो टुकड़े होते हैं और उसमें से एक टुकड़ा होता है अकाली दल बादल। अकाली दल बादल ये ज़्यादा मजबूत बन के सामने आता है। हरियाणा में चौधरी बंसी लाल की हरियाणा विकास पार्टी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उभरती है। ये वही चौधरी बंसी लाल थे जो किसी समय में कांग्रेस के एक बहुत कद्दावर नेता माने जाते थे। वहाँ की राजनीति में इनको, जब कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति में जब इनको लगा कि इनको उचित स्थान नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने अलग पार्टी बनाई, क्षेत्रीय पार्टी बनाई और उसका नाम दिया हरियाणा विकास पार्टी। क्षेत्रीय दल के रूप में ये पार्टी सामने आती है। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व वाली समता पार्टी बिहार में सामने आती है। इसके अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी, असम गण परिषद, मुस्लिम लीग, नागा नेशनल कॉन्फ्रेंस, मिजो नेशनल फ्रंट, ऑल पीपल्स हिल लीडर कॉन्फ्रेंस मेघालय, सिक्किम गण परिषद सिक्किम, तृणमूल कांग्रेस पश्चिमी बंगाल, आम आदमी पार्टी दिल्ली,
राष्ट्रीय जनता दल बिहार, समता पार्टी बिहार, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, बीजू जनता दल उड़ीसा, ऐसे बहुत सारे क्षेत्रीय दल सामने आते हैं। और आप देखते जाइए नक्शे में कि लगभग सभी राज्यों में अब एक क्षेत्रीय पार्टी कम से कम ऐसी है जो अपना वजूद, जो अपनी उपस्थिति, मजबूत उपस्थिति का आभास कराती है। और केंद्र में राष्ट्रीय पार्टियां जो सत्ता में आने के लिए प्रयासरत हैं, वो अब इन क्षेत्रीय पार्टियों के समर्थन के लिए भरसक कोशिश करती हैं, क्षेत्रीय पार्टियों से समर्थन पाने के लिए भरसक कोशिश करती हैं। और ऐसा करते हुए वे स्वयं क्षेत्रीय पार्टियों के और आगे उभार में एक तरीके से मदद भी करती हैं, क्योंकि जब क्षेत्रीय पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टियों का या केंद्र की सत्ता का, केंद्र की सरकार का वरद हस्त मिला हुआ है, तो ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां और आगे विकसित तो होंगी ही। तो इस प्रकार ये एक तरीके से गिव एंड टेक की नीति के तहत दोनों के फायदे की बात थी कि क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दलों को समर्थन देकर केंद्र की सत्ता में भी हाथ बटा रहे थे और केंद्रीय सरकार की मदद अपने दल के तहत अपने राज्य के विकास में उनकी ले रहे थे। भारत जो है वो बड़ी क्षेत्रीय भावनाओं का देश है। हर क्षेत्र की अपनी अपनी परंपराएं हैं, हर क्षेत्र की अपनी अपनी संस्कृति है, आदि आदि। भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में क्षेत्रीयता की भावना आज़ादी के बाद बढ़ने लगती है। ये क्षेत्रीयता की बात ही थी जिसके कारण राज्यों के पुनर्गठन का मामला, मुद्दा सामने आता है। राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पे हो, भाषाई आधार पे, क्षेत्रीय आधार पे, भौगोलिक आधार पे, सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पे, आदि आदि, और अंततः फिर भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होता है और सांस्कृतिक परंपराएं, इनको ध्यान में रखकर राज्यों का निर्माण होता है। यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया में क्षेत्रीयता की भावना को परिलक्षित करता है और ये धीरे धीरे ऐसी भावना बढ़ रही थी। राज्यों की स्थापना के बाद, भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना के बाद तो ऐसी भावना और प्रबल हो चली थी। लेकिन 1990 के पहले एक और 1990 के बाद में एक अंतर है। वैसे तो क्षेत्रीय राजनीति स्वतंत्रता के बाद से ही शुरू थी, ये बात मैंने आपको स्पष्ट कर दी। लेकिन 1990 के पहले की क्षेत्रीय राजनीति और 1990 के बाद की राजनीति में एक अंतर हम पाते हैं, और वो अंतर क्या है कि 1990 के बाद गठबंधन की सरकारों का जो क्रम हुआ वो कुछ बदला था। 1990 के पहले क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय राजनीति में ही अपनी भूमिका निभाते थे। 1990 से पहले क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय राजनीति में ही, अपने ही राज्य में, अपने ही क्षेत्र में राजनीति करते थे। वहीं की सत्ता पाने का प्रयास करते थे, सत्ता पाते थे और वहीं तक अपने को सीमित रखते थे। लेकिन 1990 के बाद जब गठबंधन की सरकारें शुरू होती हैं केंद्र में, तो गठबंधन की सरकारों का जो क्रम आरंभ हुआ, तो इस गठबंधन में कौन थे? यही क्षेत्रीय 17 ही तो थे। उसमें क्षेत्रीय राजनीतिक दल राष्ट्रीय भूमिका निभाने लगे। 1990 के पहले वे राज्यीय भूमिका, क्षेत्रीय भूमिका में थे। वही क्षेत्रीय दल अब गठबंधन की राजनीति का वर्चस्व होने से, गठबंधन की राजनीति का क्रम चलने से, अब यही क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय स्तर पर अब अपनी भूमिका निभाना शुरू करते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना प्रारंभ करते हैं। हम आज की बात करें तो केंद्र के दोनों बड़े गठबंधन जो हैं, चाहे वो एनडीए हो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन जिसका नेतृत्व बीजेपी कर रही है, या संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जिसका नेतृत्व कांग्रेस के हाथ में है, इसमें क्षेत्रीय दलों की बहुत अहम भूमिका है।
और दोनों ही गठबंधनों में लगभग 20-24 के आसपास के दल शामिल हैं। यदि मैं 1919 की बात करूं तो 1919 में जो एनडीए गठबंधन था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, उसमें 37 दल थे, 37। एक गठबंधन में 37, कल्पना करिए कितना बड़ा गठबंधन, कितने विचारों वाला गठबंधन, कितने विरोधाभासी विचारों वाला गठबंधन। क्योंकि जितने दल हैं उनके सबके अपने अपने एजेंडा हैं, उन सब की अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं, उन सब की अपनी अपनी आकांक्षाएं और एस्पिरेशंस हैं, और उन सब के अपने अपने मुद्दे हैं। इन सब को साधते हुए एक गठबंधन को लेके चलना एक बहुत अहम काम है। गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ती है ये तो अब तक आप समझ गए होंगे। अपने दल को सत्तासीन कराने के लिए गठबंधन की जरूरत पड़ती है। यदि किसी एक दल को, जैसे हमने अध्ययन करते हुए देखा कि कई बार कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें मिली लेकिन बहुमत से कम, 272 से कम, ऐसी स्थिति में 272 की वो मैजिक संख्या, जादुई अंक को पाने के लिए ज़रूरी है कि यदि उसे 200 मिली है और 272 करना है तो 72 सीटों में के लिए उसे अन्य दलों की ओर झुक जाना पड़ता है, और इस प्रकार अन्य दलों को लेकर वह अपनी संख्या टोटल 272 बनाए। ऐसे ही भाजपा ने भी किया, कभी उसको 182 सीट मिली, कभी 220 मिली, कभी 250 मिली। तो 272 करने के लिए उसे अन्य दलों के साथ गठबंधन करना पड़ता है, जिनकी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी सीटें लोकसभा में जिनकी हैं। और इस जोड़ तोड़ में कुछ समय लगता है, कुछ समझौते होते हैं, कुछ साझा कार्यक्रम बनते हैं, न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनते हैं, आदि आदि। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो डेमोक्रेटिक अलायंस है उसमें 37 दल हैं। शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, जनता दल यूनाइटेड, AIADMK, DMKA, अपना दल, आदि आदि, RSP, शिव संग्राम, ना जाने कितने, JKLF, कुल मिलाकर JKPF, कुल मिलाकर 37 दलों का ये गठबंधन है। और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस दल, जिसे हम UPA का गठबंधन कहते हैं, उसमें कितने लोग हैं? 28 दल हैं। 37 बनाम 28 दलों का गठबंधन। और यदि UPA की बात करें तो उसके मुख्य दलों में NCP, राजद, लोजद, DMK, MDMK, केरल कांग्रेस, आदि आदि हैं। 1919 में शिवसेना, यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, 1919 में शिवसेना NDA के साथ थी, NDA के गठबंधन में थी, लेकिन चुनावी राजनीति के माहौल में शिवसेना ने चुनाव के बाद अपने को NDA के गठबंधन से अलग कर लिया और एक स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व क्षेत्रीय पार्टी के रूप में रखा। ऐसी कई पार्टियां हैं जो चुनाव के समय गठबंधन करती हैं और चुनाव के बाद बदलती परिस्थिति में शायद गठबंधन से अलग भी हो जाती हैं। उसी प्रकार ऐसी कई पार्टियां हैं जो चुनाव के समय भी गठबंधन नहीं करती, लेकिन बदलती परिस्थितियों में परिणामों को देखकर गठबंधन में शामिल हो जाती हैं, चाहे वो UPA गठबंधन हो, चाहे NDA गठबंधन हो। तो गठबंधन की राजनीति अवसर की राजनीति है। गठबंधन की राजनीति सत्ता पाने के लिए होती है। गठबंधन का मुख्य उद्देश्य होता है सत्तासीन होने का प्रयास, सरकार बनाने का प्रयास, 272 की संख्या को पाने का प्रयास, वही गठबंधन है। अभी जो 19वां लोकसभा चुनाव हुआ
उसमें भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली और उसके जो अन्य सहयोगी दल हैं उनको समझ लीजिए 70-80 सीटें और मिली। जब भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर स्वयं 272 से ज़्यादा सीटें पाली है तो ऐसी स्थिति में वह अपने गठबंधन के अन्य दलों की परवाह किए बिना अपने विचारों को लाद सकती है। आप समझ गए इस बात को, क्योंकि पार्टी के पास स्वयं के पास अपना बहुमत है 303 सीटों के साथ। यदि गठबंधन के उसके एनडीए गठबंधन के बहुत से दल पार्टी छोड़ते भी हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर ही सरकार चलाने में सक्षम है। और इसीलिए हम कहते हैं वर्तमान सरकार बीजेपी सरकार बहुत मजबूत है। मजबूत का तात्पर्य क्या है कि उसे अपने बल पर शासन चलाने के लिए पर्याप्त सीटें मिली हुई हैं, पर्याप्त जनादेश मिला हुआ है। इसके विपरीत यदि बीजेपी को 200 सीटें मिलती हैं, जैसे 220 सीट मिली थी किसी समय, तो उसे 272 करने के लिए बची हुई सीटों के लिए दूसरे दलों पर निर्भर होना पड़ा। और ऐसी स्थिति में दूसरे दल भारतीय जनता पार्टी से अपनी अपनी मांगें रख रहे थे, अपनी अपनी शर्तें रख रहे थे और उस हद तक जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो उस हद तक कमज़ोर थी अपनी निर्भरता के कारण, अन्य दलों पर अपनी निर्भरता के कारण। तो अब आप मोटा मोटा समझ गए होंगे कि गठबंधन की राजनीति क्या है और कितनी भारी संख्या में भारत में दल हैं। ये तो 37 धन 28 हुए और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले, इसके अलावा 100 से ज़्यादा दल और हैं जिन्हें संभवतः लोकसभा में सीटें नहीं मिली और उसके अलावा निर्दलीय अलग। तो इस प्रकार बहुत भारी संख्या में भारत में विचारों की स्वतंत्रता के तहत लोगों को अपना राजनीतिक दल बनाने की स्वतंत्रता है। एक चार्ट इसे भी देखें। यह चार्ट है 1989 से अब तक लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय दल बनाम क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल बनाम क्षेत्रीय दल क्या स्थिति रही है सन 89 से अभी तक। और आप इसमें देखेंगे कि धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों का जो प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा है या घटते बढ़ता रहता है, लेकिन कुल मिलाकर उसमें वृद्धि ही हुई है। सन 89 के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस को देखिए 197 सीट मिलती है और लगभग 40% मत मिलते हैं, 39.5। वहीं भाजपा को 85 सीटें मिलती हैं और मत का प्रतिशत रहता है मात्र 11। कितना? मात्र 11। अब आप देखिए कांग्रेस और भाजपा को ही क्रमशः यदि आप आगे देखते जाएं तो कांग्रेस की स्थिति 197, 244, 140, 141 आदि आदि। और सन 2009 के चुनाव में आप देखेंगे तो उसे 206 सीटें मिली, 116 भाजपा को मिली। 206 सीटों के लिए उसे मात्र 28.5% मत मिले। मैं पुनः दोहराता हूं, कांग्रेस को 2009 के चुनाव में 206 सीटें मिली लेकिन मतों का प्रतिशत था 28.5। वहीं आप 1989 में देखिए उसे 10 सीटें कम मिलती हैं, 197, लेकिन मतों का प्रतिशत था उसका 39.5। वहीं दूसरी ओर भाजपा की स्थिति आप देखेंगे कि भाजपा को किसी समय 25.5% वोट मिले और 182 सीटें मिली। ये बात है 1998 की। लेकिन भाजपा को जब 85 सीटें मिली तो 11.3% वोट मिले थे। अन्य दलों की स्थिति भी कमोबेश इसी प्रकार है, सीपीआई, सीपीएम, जनता दल, सभी राष्ट्रीय दल। अब यदि हम सभी राष्ट्रीय दलों की बात करें तो सभी राष्ट्रीय दलों को कुल मिलाकर 421 सीटें मिली 543 में, 1989 में। 421 सीटें उसे तब मिली जब मतों का प्रतिशत उसके पक्ष में 79.3 था।
79.3 में उसे 421 मिलता है। और वहीं मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दलों को 27 सीटें मिलती हैं और वोटों का प्रतिशत रहता है मात्र 9। देखिए, यहाँ पर आप समझ सकते हैं मत और सीटों की संख्या का जो कोई संबंध ना होने का स्पष्ट उदाहरण है। क्षेत्रीय दलों को 89-90 के चुनाव में 27 सीटें मिलती हैं, वोटों का प्रतिशत रहता है 9। वहीं 2009 में उसे 146 सीटें मिली, जबकि वोटों का प्रतिशत है मात्र 14। 4% वोट बढ़ने से, 5% वोट बढ़ने से उसकी सीटों में करीब 5 गुना इजाफा हो गया। ये बहुत बड़ा इजाफा है, और वो इसलिए क्योंकि उसे कई जगहों में एक मुश्त वोट मिले। जैसे मैंने तमिलनाडु का उदाहरण दिया, जैसे मैंने पश्चिमी बंगाल का उदाहरण दिया। तमिलनाडु में जहाँ AIADMK को 37 सीटें मिली थी एक चुनाव में, ममता बनर्जी के दल को, तृणमूल कांग्रेस को जहाँ 34 सीटें मिल गई थी एक मुश्त, ये इस संख्या को बढ़ा देती हैं। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ते जा रहा है। सभी राष्ट्रीय दलों को, मैं एक बार और आपको बता दूं, सभी राष्ट्रीय दलों को 1989 के चुनाव में 421 सीट मिलती है और मतों का प्रतिशत रहता है 79.3। वहीं 2009 में उसे 373 सीट मिलती है और मतों का प्रतिशत रहता है 63.5। मतों के प्रतिशत से अभिप्राय है जितने मत डाले गए उनका प्रतिशत। मतदान का प्रतिशत अलग और मतों का प्रतिशत अलग होता है। मतदान का प्रतिशत अर्थात 100 मतदाताओं में जिनका नाम सूची में है कितने लोग मतदान देने आए, वह मतदान का प्रतिशत। और फिर जितना मतदान हुआ उसमें कितने मत किस दल को गए, उसका प्रतिशत कहलाएगा मतों का प्रतिशत। तो ये दोनों में आप अंतर अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। ये जो आंकड़े हैं ये भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए आधिकारिक आंकड़े हैं। तो इन आंकड़ों की एनालिसिस पे, इन आंकड़ों के परिणामों पर किसी तरह का बिना प्रश्न चिन्ह उठाए हम इन आंकड़ों को फेस वैल्यू में ले सकते हैं और उन्हें स्वीकारते हुए, इसका अध्ययन करते हुए कई अहम निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। 16वीं लोकसभा चुनाव में जैसा मैंने बताया, भारतीय जनता पार्टी को अच्छी संख्या मिली थी, 17वीं में तो और ज़्यादा। स्पष्ट बहुमत जब किसी राष्ट्रीय दल को मिलता है तो क्षेत्रीय दल के प्रभाव में, क्षेत्रीय दल की उपयोगिता और उपादेयता में गिरावट होती है, उनकी महत्ता थोड़ी कम हो जाती है। इसीलिए क्षेत्रीय दल ये भरसक प्रयास करते हैं कि उनकी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलें और राष्ट्रीय पार्टियां उस हद तक उन पर निर्भर रहें, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों की, राष्ट्रीय दलों की निर्भरता क्षेत्रीय दलों के लिए बड़ी फायदेमंद है। तो ये इस थ्योरी को आप समझ लें कि जैसे राष्ट्रीय पार्टी को ज़्यादा बहुमत मिलता है तो क्षेत्रीय पार्टियों का महत्व कम होता है, और ऐसे इसके विपरीत, कम मिलने पर क्षेत्रीय का ज़्यादा महत्व हो जाता है। अब हम आते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति पर। राजनीति के सभी मुद्दों पर बात करते हुए किसी भी तरह का अध्ययन अधूरा रहेगा यदि हम अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक उदय, अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक प्रभाव का अध्ययन ना करें। सन 80-90 के दशक एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, और वह क्या है? अन्य पिछड़ा वर्ग का उदय। OBC, ये तो आपने सुना होगा और संभवतः हम लोग इसका फुल फॉर्म जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता दूं, OBC का फुल फॉर्म है अदर बैकवर्ड
क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस, अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग। इससे विचार विवेचन की एक प्रशासनिक कोटि, एक अलग कैटेगरी का संकेत मिलता है। ये अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से अलग है, इस बात को आप ख्याल रखेंगे। ओबीसी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नहीं आती, ये इसकी दूसरी विशेषता। पहला तो ये 80-90 के काल में इनका उदय, इस वर्ग की महत्ता का उदय। दूसरा, ओबीसी का फुल फॉर्म। तीसरी बात, ये अनुसूचित जाति जनजाति से अलग हैं। चौथी बात, इसमें शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों के जिक्र है। कौन है इसमें जुड़े हुए? ओबीसी में कौन आते हैं? शैक्षणिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े समुदाय, जातियां नहीं, समुदाय। हो सकता है कुछ ऐसी निम्न जाति हो जिसमें जो शैक्षणिक रूप से उसका एक वर्ग बहुत सक्षम है, वे ओबीसी में नहीं आएंगे। इसका जिक्र हम आगे करेंगे, पर अभी आपको ये समझ लेना है कि इसमें कौन लोग आते हैं? शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग, इसीलिए पिछड़ा वर्ग इनको कहते हैं। इसके पहले जो हमने अध्याय पढ़ा उसमें हमने देखा है कि पिछड़ी जातियों के अनेक तबके कांग्रेस से दूर जा रहे थे, कांग्रेस का समर्थन कम होते जा रहा था, और ऐसे ही में गैर कांग्रेसवाद पनपी, गैर कांग्रेसवाद सामने आई और गैर कांग्रेसी दल मजबूत होने लगे। ये गैर कांग्रेसी दल हैं जिनको इन कम्युनिटीज़ का, इन वर्गों का समर्थन मिला, इस तबके का समर्थन मिला। अर्थात कांग्रेस को एक अलग तबके का समर्थन था और गैर कांग्रेस दलों को एक अलग तबके का समर्थन था, जिसे हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं। बाद में जिसे पिछड़े वर्ग की संज्ञा दी गई। गैर कांग्रेसी दलों के राजनीतिक अभ्युदय की अभिव्यक्ति 1977 की जनता पार्टी की सरकार के साथ होती है। जनता पार्टी की सरकार ऐसी पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी, और ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी जो पिछड़े वर्ग के समर्थन से सामने आई थी। जनता पार्टी के कई घटक, उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो भारतीय क्रांति दल और सोशलिस्ट पार्टी, इन लोगों की ऐसी पार्टियां थीं जो जनता दल में मुख्य थी, जनता पार्टी में मुख्य पार्टियां थीं, लेकिन इनका जो जनाधार था वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा था। ग्रामीण इलाकों में इनकी पकड़ ज़्यादा थी, ग्रामीण इलाकों में ये ज़्यादा ताकतवर थे। और ग्रामीण इलाकों से तात्पर्य है ऐसे इलाके जहाँ पिछड़े वर्ग की बहुलता है। तो ये आपका छठवां बिंदु हो गया इसके उदय को लेकर, पिछड़ा वर्ग की राजनीति के उदय की पृष्ठभूमि में। 1980 के दशक में अन्य पिछड़े वर्ग के बीच जो लोकप्रिय राजनीतिक समूह थे, जनता दल ने उसने इकट्ठा किया, और फिर उसके बाद राष्ट्रीय मोर्चा आता है, और राष्ट्रीय मोर्चा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करता है। इससे पिछड़े वर्ग की राजनीति संगठित हो जाती है। आपको याद होगा मैंने जिक्र किया था कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव जो पिछड़ा वर्ग में आया वो ये था कि उनमें अपने ताकत का एहसास हुआ। जब आरक्षण, नौकरी के आरक्षण के मुद्दे की बात आई तो इन्होंने अपनी ताकत दिखाई, क्योंकि नौकरी में आरक्षण का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा था। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद 1992 में ओबीसी वर्ग एक पूरे बल्क में, एक पूरे गुट में उन 27% सीटों के लिए जो उसके लिए आरक्षित की गई थी, अपने को, अपनी पात्रता पाता है और फिर उसमें प्रयास करता है।
नौकरी में आरक्षण के मामले पर मैंने जैसा बताया था कि बड़े तीखे वाद विवाद हुए, मामला कोर्ट भी गया और इन विवादों से अन्य पिछड़ा वर्ग अपनी पहचान को लेकर ज़्यादा सजग होता है। जो इस तबके को लामबंद करना चाहते थे और इसका फ़ायदा लेना चाहते थे, उन्होंने इसका फ़ायदा लिया। ऐसी अनेक पार्टियां इस दौरान आई जो इस तबके को लेकर चलना चाहती थीं, जिन्होंने शिक्षा और बेरोजगार के क्षेत्र में नए नए अवसर उपलब्ध कराने की मांग की, अवसर दिलाने की मांग की। यानी ये काल ऐसा काल है जब पिछड़ा वर्ग के मुद्दों को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया। पिछड़ा वर्ग का विकास, पिछड़े वर्ग का उद्धार, ये इस काल में किसी भी दल के राजनीतिक एजेंडे का एक मुख्य अंग था। और जैसे पूर्व में हमने देखा, इंदिरा गांधी ने कभी गरीबी हटाओ का नारा दिया था, फिर कुछ और नारे अलग अलग चले। जैसे वर्तमान में जो सबसे प्रसिद्ध जो सरकार का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, ऐसे ही इस काल में 80 और 90 के दशक में हम देखते हैं कि अधिकतर पार्टियां शिक्षा और रोजगारोन्मुख बिंदुओं पर ज़्यादा सजग थीं और इसका फ़ायदा उनको मिला क्योंकि ओबीसी उनकी तरफ खिंचे। इन दलों ने सत्ता में अन्य पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी पर भी सवाल उठाया। इन दलों का कहना था कि भारतीय समाज में अन्य पिछड़ा वर्ग का एक हिस्सा बहुत बड़ा है और इसीलिए सत्ता में भी इन्हें प्रॉपर प्रतिनिधित्व मिलने की ज़रूरत है। इसे देखते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग का शासन में समुचित प्रतिनिधित्व और सत्ता में समुचित मौजूदगी तय करना लोकतांत्रिक कदम होगा। शासन में उचित प्रतिनिधित्व और ऐसे ही सत्ता में उचित मौजूदगी, इन सब में पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। ऐसा होने पर ही हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को सही मानेंगे और मानेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, स्थायी लोकतंत्र के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे किन किन मुद्दों को लेकर और किस प्रकार 1980 के दशक और 1995 आते आते अन्य पिछड़ा वर्ग और या ओबीसी कितना अपनी अहमियत को बना बैठता है और भारत के राजनीतिक पटल पर अपना एक निर्दिष्ट स्थान बनाने में सक्षम हो जाता है, सफल हो जाता है। भारतीय राजनीति, जिसका दायरा 122 करोड़ की जनसंख्या में है, जिसका दायरा इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में है जिसे हम भारत कहते हैं, उसकी राजनीति इस मामले में बड़ी कॉम्प्लेक्स है कि भारतीय या भारत विविधता का देश है। विविध परंपराएं, विविध भाषाएं, विविध संस्कृति, विविध इतिहास आदि न जाने क्या क्या इसके राजनीतिक पहलू को उतना ही कॉम्प्लेक्स, जटिल बना देते हैं जितना कि कोई अन्य पहलू हो। भारतीय राजनीति की जब बात करते हैं तो उन 122 करोड़ लोगों की बात करते हैं जो भारत के नागरिक हैं और उन 122 करोड़ लोगों में जो पात्रता रखते हैं उनकी संख्या भी स्वयं 75-80 करोड़ के आसपास है। इस 75-80 करोड़ में समाज के सभी तबके के लोग हैं, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से उच्च वर्ग के लोग या निम्न वर्ग के लोग, गरीब, चाहे वे बहुत शैक्षिक हों या बिल्कुल अनपढ़ हों।
चाहे वे किसी भी जाति के क्यों ना हों, किसी भी उपजाति के क्यों ना हों, किसी भी तरह की नौकरी या व्यापार क्यों ना कर रहे हों, इन सब को मतदान का अधिकार है। देश की राजनीतिक प्रक्रिया में एक नागरिक के नाते शामिल होने का अधिकार है। आप सोच सकते हैं कि इस विशालता में, इस विविधता में जितने प्रकार के सामाजिक वर्ग हैं, उनके उचित प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखना और सुनिश्चित करना कि समाज के सभी तबके को इस राजनीतिक प्रक्रिया में, संसदीय व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में उचित प्रतिनिधित्व मिले, तभी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। जितना ही ज़्यादा इसका विशाल दायरा होगा, पहुंच होगी, उतना ही हमारा लोकतंत्र सक्षम रहेगा। इसी प्रक्रिया में हमने अभी तक पढ़ा विभिन्न लोकसभा के चुनाव, और उन चुनावों के पूर्व हमने समझने की कोशिश की कि भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया कैसी है, उसके क्या क्या पहलू हैं।